हेलो गाइस, वेलकम इन टू क्लासेस। मैं ज्ञान सिंह। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर की, उसी सीरीज पे उसी श्रृंखला में एक ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सीबीएसई 2025 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो पे बायोलॉजी सेक्शन के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम इस सेक्शन में जो हमारा केमिस्ट्री सेक्शन है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यूज है। इन एमसीक्यू जैसे यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो M8 and MO of hydrogen and oxygen gas liberated at the electrode during electrolysis of water। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमें बताना है। जल विद्युत अपघटन एक विघटन अपघटन अभिक्रिया है। जल की विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या मालूम चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक्चुअली होता कितना है। तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का आप देख सकते हैं द्रव्यमान, यानी जो मास होता है वो 1 होता है, एंड जो ऑक्सीजन का मास होता है वो 16। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान रेशियो चाहिए। तो अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि जो वाटर है, वाटर की रिएक्शन जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस किया वाटर का, तो A1 इलेक्ट्रोड में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, दूसरे इलेक्ट्रोड में आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है आपकी H2O, जो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। यानी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के मिलेंगे। तो वहीं पे अगर 2 हाइड्रोजन की बात की जाए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा 2, तो 2 के कितने हो जाएंगे 4, और ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल का होता है, जो ऑक्सीजन O होता है, डबल एटम लिखते हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, तो हो जाएगा 32। तो ऑक्सीजन O2 का जो मास होगा वो 32। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा 1:8 आएगा। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आप हिंदी का सोल्यूशन यहाँ पे देखते ही लिखा हुआ, रासायनिक संरचना H2O और 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ के जो परमाणु 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो ये आपका हिंदी का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट ऑन व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्या बात कर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली। जब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तब आपको क्या मिलेगा। यानी 4 ऑप्शन, Al3O4, MgO2। इनमें से चेक करना है कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को बर्न करने से कौन सा कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखते हैं, जब भी हम एल्युमिनियम को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर की उपस्थिति या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है Al2O3। इस कंपाउंड को जरूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है वो +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। ऐसे ही मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम की किस तरीके की व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देती है एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg एंड O2 ये दोनों मिलकर MgO, यानी यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो MgO आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहीं पे देखिए, यही इसका हिंदी सोल्यूशन। यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं Al2O3 हो गया और MgO। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, Al2O3 एंड MgO, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। हिंदी का सोल्यूशन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है, वो हमारी पीएच स्केल बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 से 14 तक। अब यहाँ पे आपके 4 नंबर मेंशन है। इन नंबर का जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, यानी ए आपका एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन है। तो पहले हम इस स्केल को समझते हैं। अगर आपको पता हो कि जो पीएच स्केल है, यहाँ पे पीएच स्केल है, अगर आपका पीएच वैल्यू 7 है तो ये न्यूट्रल होता है, अगर पीएच 7 से कम है तो आपका एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर पीएच 1 से 14 तक पीएच की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, 1 0 से लेके 14 तक की आपकी पीएच वैल्यू, जो जितना 0 के नजदीक उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और जिसका पीएच जितना अधिक यानी 14 के नजदीक जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो उसका नेचर बेसिक होगा, और पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम जो पीछे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए, जो ए है उसका पीएच अप्रॉक्स 5 के आसपास है, और जो बी है उसका पीएच 7, बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बी आपका ऑप्शन न्यूट्रल, ए आपका वीक बेस सॉरी वीक एसिड यानी कमजोर आपका अम्ल होगा, और डी आपका अधिक मजबूत अम्ल होगा यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और सी भी आपका स्ट्रॉन्ग क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसके अगर ऑप्शन की बात की जाए, ए आपका वीक बेस सॉरी वीक एसिड, इनमें से पहले ए देखिए कौन सा है, वीक एसिड। अब वीक एसिड में देखो ये 3 आपके ऑप्शन है, फिर बी, बी आपका न्यूट्रल, तो न्यूट्रल इन तीनों में है। आगे थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद सी, सी आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे देखो वीक बेस है यानी गलत, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड आपका होता है डी, डी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, जो पीएच है, पीएच की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पीएच जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रांग बेस बनेगा, और जितना पीएच की वैल्यू कम होगी, 1 के नजदीक 0 के नजदीक होगी, वो स्ट्रांग एसिड होगा। यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, कुछ हमने आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं और इम्पोर्टेंट बेस हैं उनका पीएच किस लेवल पे होगा वो यहाँ पे चार्ट में बना हुआ। जैसे जो बैटरी का पीएच होता है वो अप्रॉक्स 0 के आसपास होता है। बैटरी का पीएच मतलब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड है यानी हमारे स्टमक में पाए जाने वाले एसिड है, जिसका पीएच जो एक्चुअली HCl होता है और उसका पीएच अप्रॉक्स 1 के आसपास होता है। लेमन जूस, इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, उसका 2 के आसपास। एप्पल जूस हो गया, टोमेटो जूस हो गया, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी का पीएच लगभग 5 के आसपास हो गया। मिल्क का पीएच जो होता है वो 6 के नियर अबाउट। वाटर, याद रखिए दिस इज द प्योर वाटर, ये बिल्कुल शुद्ध वाटर, सॉल्ट नहीं, यानी जो हमारे आरओ ये नहीं, ये जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, बिल्कुल प्योर, उसका पीएच 7 होगा। और अंडे यानी एग्स का पीएच 8। बेकिंग सोडा, ये बेस हो गया बेकिंग सोडा का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम वही कंपाउंड है जिसे एंटासिड बोला जाता है। जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड बढ़ जाता है उस समय हम क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहता है कि भाई जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करने, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देते हैं। आगे अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट है, जो सॉप होता है उसका पीएच लगभग 12 के नियर अबाउट है। और जो ब्लीच है 13, और ड्रेन क्लीनर यानी जो जैसे हार्पिक हो गए, इनका पीएच मोस्टली 14 के नियर अबाउट होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये इसका हिंदी सोल्यूशन, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी वाले, ये जो है पूरा सेम हिंदी लिखा हुआ है। ओके, जैसे मजबूत होगा सी, सी हमारा सी मजबूत क्षार है, डी मजबूत अम्ल है, ए आपका कमजोर है, बी उदासीन, पीएच अगर 7 है तो उदासीन, पीएच 7 से कम तो अम्लीय होगा,
पीएच जितना कम अम्ल उतना मजबूत, पीएच जितना अधिक क्षार उतना मजबूत होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, क्या देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्ट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पहला। दूसरा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी डाइल्यूट HCl है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी आपका Mg को मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से बताना है इन तीनों रिएक्शन में क्या कॉमन है, आपको सेम चीज बतानी है। तो यहाँ पे देखिए साल्ट एंड वाटर, अब इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। तो देखिए जैसे पहले जो रिएक्शन थी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तनु अम्ल को, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिएक्ट कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब तनु, अब यानी ये आपका एसिड यानी अम्ल का आप क्षार के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये आपका क्षार है यानी बेस है। तो अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, उसको हम उदासीकरण बोला जाता है। उदासीकरण किया जा रहा है किसका, अम्ल और क्षार का। तो उदासीकरण से हमें हमेशा मिलता है एक लवण यानी सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपका मेटल सॉल्ट जो सॉल्ट के साथ कंपाउंड है, और वाटर मिला, तो सॉल्ट एंड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मिला, अम्ल और बेस रिएक्शन पे। फिर हमने कराया मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन कराया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। तो अब ध्यान से मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड इनका जो नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड इन एसिडिक नेचर है। अगर नॉन मेटल कोई ऑक्साइड होगा तो वो एसिडिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आप देखते हैं बेस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो बेस प्लस एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया, एंड वाटर तो सॉल्ट एंड वाटर, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर, अनदर सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज नॉन मेटल यानी अधातु है, और जब अधातुओं की क्रिया इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये आपका अम्ल हो गया, सॉरी ये आपका बेस हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका अम्ल हो गया, तो अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराई गई यानी एसिड एंड बेस रिएक्शन, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तीनों कहीं ना कहीं एसिड एंड बेस की रिएक्शन है। जो एसिड एंड बेस की रिएक्शन, तो तीनों में क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और एक वाटर मिलेगा। तो तीनों का क्या कॉमन एलिमेंट रहा, आपका तीनों का क्या सेम रहा, आपको तीनों में क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, क्योंकि तीनों आपके क्या एसिड और बेस रिएक्शन। ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होता है, याद रखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड आपका, सॉरी मेटल ऑक्साइड आपका बेस, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड हुए। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी रिएक्शन हर बार घुमा के आपसे पूछेगा। तो तीनों का रिजल्ट क्या है, एक लवण मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन कराई जा रही है, कौन से हैं, ए एंड बी। हम ए और बी के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं एंड फॉर्म एक कंपाउंड तो सी बनता है। सिंपल सा, हमने एक ए लिया उसके साथ बी का रिएक्शन कराया और सी मिला। जो ए है, अब ध्यान समझिए, ए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन ये गिव अप कर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो बी है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी ए देने वाला है
तो बी लेने वाला है। और आपको ये तुरंत माइंड में आना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपका उसके पास पॉजिटिव चार्ज, देने वाला हमेशा प्लस होगा और लेने वाला हमेशा ऋण पे रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो जब देने वाला हो और एक लेने वाला हो, यहाँ पे हमेशा बनता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक यानी आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो ये इस प्रॉपर्टी में एक्चुअल में क्या आयनिक बॉन्ड ही प्रॉपर्टीज पूछना चाह रहा है। बट देखो आपके सिलेबस में दो तरह के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्ट पूछ के वो आपसे इनडायरेक्ट रूप से पहले पहचान कि आप एटलीस्ट आपको पता है कि नहीं पता कि आयनिक बॉन्ड होते क्या है। जब आपको ये एटलीस्ट पता होगा कि आयनिक बॉन्ड ये कंपाउंड है, देन आप उसको प्रॉपर उसकी प्रॉपर्टीज को जज कर पाएंगे। अगर आपको आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं मालूम होगा तो आप ऐसे उस चीज को क्लियरिफाई कर पाएंगे कि आपको यही बॉन्ड है, क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टी चलो हमने रट्टा मान ली कि भाई अम्ल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मजबूत होते हैं, उनके बीच में चार्ज एक्सचेंज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी प्रॉपर्टी हमें याद कर ली। बट हमें यही नहीं मालूम चल रहा है कि वो बॉन्ड बनते कैसे। तो हमें हर चीज का एक प्रॉपर रीजन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो साइंस जब पढ़ते हैं ना तो हमें साइंस के समय हर एक उस चीज का सबसे पहले वो क्यों हो रहा है उसका लॉजिक समझना चाहिए। जब उसका लॉजिक समझेंगे देन हम उस चीज को प्रॉपर समझ सकते हैं। तो जहां पे देखो ए क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और देने वाले लेने वाला दोनों हो तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। यानी एक धनात्मक धन यानी देने वाला धनात्मक लेने वाला ऋणात्मक दोनों मिल गए, आयनिक बॉन्ड बना। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए आयनिक बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पहले देख लेते, फिर इधर ऑप्शन में आएंगे। तो जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आयन केटायन और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। तो यहाँ पे देखिए पहला इट्स हाई, देखो जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज एक दूसरे की ओर, जो आपके अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्शन होती है, ये पता ही है। अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर like that magnetic opposite poles are repel, sorry opposite poles are attract and same poles are repel, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, नॉट ऑलवेज दूर। ऐसे ही जो चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, बट निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, देन वो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। आयनिक कंपाउंड हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, हाईली सोल्यूबल होंगे वाटर में, आसानी से पानी में घुल जाएंगे, बिकॉज इट इज बाइपोलर, ये बाइपोलर होंगे, इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव पानी में डालते ही अपने आयन में तुरंत टूट जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। Water is polar solvent and it can be with separate ions. Many ionic compounds are dissolving readily in water. जैसे हम नमक को जैसे डालते हैं, नमक तुरंत आपका क्लोरीन एंड जो सोडियम एंड क्लोरीन डिवाइड हो जाएगा। Then it conducts electricity in molten state. जैसे वो molten state घुल जाएगी तुरंत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। Free moving ions molten or dissolved state conduct electricity. इसका हिंदी में देख लेते हैं। ए इलेक्ट्रॉन होता है यानी धन आयन केटायन बनता है, बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा ऋण आयन एनायन बनाएगा। आयनिक यौगिक इसकी गलनांक बहुत अधिक होगा, आयनों के बीच मजबूत वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल बनेगा, इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। यह जल में अधिक विलय होंगे क्योंकि पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से तुरंत डिकम्पोज हो जाएंगे। ये ध्रुवीय विलायक है, पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ चार्जेस हैं। इसमें विपरीत आवेश आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, विविध चार्जेस की वजह से बहुत मजबूती से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। मुक्त आयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चार्ज होने की वजह से, जैसे हमने नमक को पानी प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराता है, जैसे हम उसमें हल्का सा नमक डाल दें तो नमक अपने चार्जेस में डिवाइड हो जाएगा और वह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देगा।
ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस बिल्कुल करेक्ट। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यस। आयनिक बॉन्ड, यानी जो आयनिक बंध है वो आसानी से पानी में घुलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही बात। इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नो, आयनिक कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ज्यादा बंद होता है, यानी ये आपका ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि ये आपका पॉइंट इसके लिए, क्योंकि ये बोला है उनमें से कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट फॉर दिस, तो कौन सा? सी ऑप्शन। ओके राइट, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टेन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। देखो ये है आपका मेटलर्जी का क्वेश्चन। हम जब किसी का प्योरिफिकेशन करते हैं तो प्योरीफाइड करने के हमने कई सारे मेथड पढ़ रखे हैं, उनमें से कह रहा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, यानी विद्युत अपघटन अपचयन, विद्युत अपघटन रिडक्शन के द्वारा गलित क्लोराइडों से प्राप्त होने वाली धातु, जिनको विद्युत क्लोराइड के साथ विद्युत अपघटन करने पे कौन से कंपाउंड बनेंगे, तो ये मेनली जो काफी रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत अपघटन उन्हीं करते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जल्दी रिएक्शन करते हैं, एटमॉस्फेयर में कभी फ्री कंडीशन में नहीं पाए जाएंगे। तो इनमें से एक्सप्लेनेशन पहले पढ़े तो, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द केमिकल रिडक्शन यूजिंग कार्बन, सच एज मेटल्स आर ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक? जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। और आपको तुरंत एक चीज याद रखिएगा, ये सबसे ऊपर ये आपके अर्थ मेटल एंड ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं। तो ये आप याद रखना ये कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके द्वारा इनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, हमने ये कॉपर प्लेटिंग या जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा यहाँ पे एनोड और ये कैथोड है, इसमें हमने जो चीजें डाल दिया, एक्चुअली ये कॉपर प्लेटिंग का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेम वैसे उनको प्रेसेस के थ्रू उनको सेपरेट कर सकते हैं कि भाई हम जो कंपाउंड हमें सेपरेट करना है वो हमने एक तरफ एनोड लगा दिया, कॉपर सारा एनोड में चला जाएगा कॉपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए these metals are placed high in the reactive series, reactive series जो होती है मेटल reactive series सबसे ऊपर होंगे, और वेरी स्टेबल कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा स्टेबल, देखो स्टेबल अगर होंगे तो ये जो रिएक्शंस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी। इनके लिए इलेक्ट्रिक करंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म फ्री मेटल, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिससे इनको इलेक्ट्रॉन ले सके, क्योंकि फ्री कंडीशन में नहीं पा रहे हैं ना, इनको फ्री हमें कराना पड़ेगा, तो फ्री कराने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा कंपाउंड के साथ बना रहेगा। तो फ्री कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड MgCl2, यहाँ पे देखिए रिएक्शन है जो मैग्नीशियम का, MgCl2 को जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन गैस हमें फ्री कंडीशन मिल जाती है। दूसरी तरफ बात करें कि जो हमारे अदर ऑप्शन गोल्ड एंड सिल्वर है, एल्युमिनियम है, वो जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बारे में गोल्ड को कैसे प्योरीफाई करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, फाउंड इन फ्री स्टेट, ज्यादातर ये एटमॉस्फेयर फ्री कंडीशन मिल जाएंगे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। लेकिन वहीं पे आयरन की बात करें तो सोडियम एंड आयरन एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, बट आयरन, देखो सोडियम आपका इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन विद कार्बन के साथ, जो हम आयरन को होता आयरन होगा वहां पे कार्बन के साथ रिएक्शन करा के उसको आयरन को बाहर निकालते हैं। आगे चले, अब देखो यही हिंदी में विद्युत अपचयन से प्राप्त कौन से कैल्शियम मैग्नीशियम या अभिक्रियाशीलता श्रेणी में बहुत ऊपर होने की वजह से बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। अरे यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आप ठीक है, हिंदी में अत्यधिक अपक्रिया होती है, इन्हें कार्बन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता है, ये विद्युत अपचयन द्वारा
प्राप्त की जाती हैं। सोना हो गया, बहुत कम अभिक्रियाशीलता होती है, जल्दी रिएक्शन न करने की वजह से इसको हम ये नेचर में फ्री कंडीशन में ही मिल जाता है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो गोल्ड है रिएक्शन बहुत कम करता है, जिसकी वजह से ऑर्नामेंट्स के रूप में हम ज्वेलरी के रूप में गोल्ड का वर्णन नहीं करते हैं। अब जो अदर मेटल्स, इससे ज्यादा बहुत से मेटल्स हैं, लेकिन वो रिएक्टिव होने की वजह से लोग उनका ज्वेलरी के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। अच्छा, पहले उसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा उसका करेक्ट हुआ। तो उसका जो ऑप्शन हुआ, ये विद्युत अपघटन द्वारा किसको किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें सिल्वर को नहीं किया जा सकता, इसमें गोल्ड है और इसमें आयरन है। आयरन को हम कार्बन के साथ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। लीस्ट ये याद रखिए, मोस्ट आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, देखो बेसिकली तीन टाइप से हमने पूरी कैटेगरी को बात करके, लीस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड मोस्ट रिएक्टिव। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को ही विद्युत अपघटन यानी हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा उनको सेपरेट करेंगे। आगे चलते हैं। कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रिया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम है, ए ऑप्शन है, बी, सी और डी, चार है, चार में से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराई गई है। तो हमें इस चीज को ध्यान देना है, इन चारों में कौन सी रिएक्शन या कौन सा जो डायग्राम वो करेक्ट है। तो हमारा मैग्नीशियम, आपको पता होना चाहिए, जो मैग्नीशियम है Mg, ये आपकी टू वैलेंसी शो करता है, इसकी टू वैलेंसी, तो ये आपका Mg+2 होगा। और यहीं पे ऑक्सीजन आपकी, ये इसकी भी वैलेंसी 2 है और ये ऑक्सीजन है तो -2 होगा। तो इनमें से अगर आप ध्यान देखें तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा, ए, जो दो Mg2 पर इसका कंपाउंड जो बनेगा वो Mg वो बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या वैलेंसी या क्या उसकी प्रॉपर्टीज। तो मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा। ऑक्टेट रूल पूरा करने की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज ऑक्टेट रूल को ही कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 है और ये 2 गिव अप कर देगा, तो जस्ट इसके पहले वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट्स इट, इसके आउटर सेल ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसी ऑक्सीजन आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इट हैव टू नीड 2 इलेक्ट्रॉन, इसे कोई 2 दे दे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम लॉस इज 2 इलेक्ट्रॉन, Mg इन Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, और वही अपने को पूरा करेगा और कंपाउंड बनेगा। तो द अपोजिट चार्जेस साइन Mg2 और यहाँ पे अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाती है, ये भी याद रखिएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में कैल्शियम के जो कंपाउंड के साथ उसका आयनिक कंपाउंड ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो सॉरी ए और बी, जो कंपाउंड ए और बी, ए गिव्स इलेक्ट्रॉन, बी गेन इलेक्ट्रॉन, सी कंपाउंड बनता है, वहां पे हम मान लेते हैं ए मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, इन दोनों के बीच में एक तीसरा कंपाउंड बना जिसको क्या बोले, MgO, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी सी कंपाउंड। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ Mg2+ और O2-। आगे चलें, अब ये हिंदी में देख लीजिए। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर लेता है। Mg2+ और 2- आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक यौगिक बनाते हैं, और इसका जो सही होगा क्या, जो ऑप्शन ए, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन
आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो समझिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कौन सी है, डिकम्पोजिशन वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे क्रियाओं को बोला जाता है जिनसे ऊष्मा, जिनको ऊष्मा चाहिए हो। तो ये कह रहा है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो टूटती हैं, यानी एक कंपाउंड से दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूटे उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अपघटन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। वहीं पे दूसरा नीचे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब समझिए जो डिकम्पोजिशन है कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन, कार्बनिक मतलब जैसे आपको मैन्योर यानी खाद आपने देखा होगा कभी बनते हुए, तो जहां पे ये खाद का डिकम्पोजिशन होता है उस जगह धीरे धीरे आप देखेंगे हीट प्रोड्यूस होने लगती है, यानी गोबर जो होता है उसको मिक्स कर दीजिए और वो धीरे धीरे उसके अंदर हीट, तो वहां भी डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप ध्यान दें डिकम्पोजिशन, ये तो रीजन तो करेक्ट है, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हीट मिलती है तो क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी? नहीं। अगर रीजन सही है तो ये अब यहाँ ऑप्शन से देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑप्शन दे रखा है। ये कह रहा है असर्शन कह रहा है डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, रीजन कह रहा है डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक और एक ही रिएक्शन को हम क्या दोनों टाइप की होती है इसमें। तो हम केवल ये नहीं कहेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक ये भी एंडोथर्मिक मे नॉट भी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। कुछ रिएक्शन होती है जो एंडोथर्मिक होती है, कुछ रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो असर्शन इसका गलत और रीजन सही, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी। इसका और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आगे। आप लोग इसको लिख जरूर लीजिएगा, अपने एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा जिसमें लिखते हुए जाइएगा जो आपको बार बार रिवीजन के लिए हेल्प होगी। तो असर्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन और जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक यानी decomposition reaction are not always endothermic. Some decomposition reaction require energy, heat, light, electricity जैसे AgCl का ब्रेकडाउन सनलाइट के, वाटर का डिकम्पोजिशन होना, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जब उसको हीट मिलेगी तो टूटेगी। इसके अलावा कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है, बट ऐसी भी रिएक्शन होती है जिनको हम हीट जिनसे मिलती है तो वहां पे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। रीजन ये डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर जैसे नेचुरली जो प्लांट्स हो गए, काउडंग हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपकी क्या होंगे? डिकम्पोजिंग होंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको तोड़ेंगे और हीट इज रिलीज, वहां से क्या हीट हमें रिलीज मिलेगी। दिस इज व्हाई कंपोस्ट ऑफ डिकम्पोज, कंपोस्ट डिकम्पोजिशन के बाद जो मिलता है वो हमें गर्म फील होता है। तो कंपोस्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक कंपोजिशन रिएक्शन, जो कंपोस्ट होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, तो हिंदी में देख लेते हैं। अपघटन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्माशोषी होती है, ये गलत है क्योंकि ये ऊष्माशोषी भी होती है और ऊष्माक्षेपी भी होती है। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युतीय आवश्यकताओं के अनुसार जो रिएक्शन होती है वो आपकी ऊष्मा उनको चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जिनको हमें ऊष्मा देनी ही पड़ती है। इसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है कार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ है उनको कहीं ना कहीं हमें रिएक्शन कराने के लिए डिकम्पोजिशन जब होता है तो उनसे एनर्जी मिलती है। सूक्ष्म जीवों के कार्बनिक पदार्थ तोड़ने से हमें एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार जो कंपोस्ट है ढेर को गर्म हो जाता है और इसलिए प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी भी होती है। आगे चलें। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतने ही। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी आज की जो हमारी इस वीडियो में थी केमिस्ट्री के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हमने उठाए, एमसीक्यू असर्शन। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, जो भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे उनको हम लेकर आएंगे। ओके गाइस, हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, अपडेट्स आप लोग आते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है उसको जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।